हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी लूप। ये वीडियो हमारी सीरीज नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो जैसा कि आप लोगों को गाइस पता ही होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था इतना सक्सेसफुल तो रहा नहीं था। कहीं ना कहीं उस पूरे मूवमेंट में चूक हुई थी हमारे लीडर्स द्वारा। उन्हीं गलतियों को हम पढ़ने वाले हैं। सो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि इसके अंदर सारे ग्रुप्स ने जो था इक्वली पार्टिसिपेट नहीं किया था सोसाइटी के। और सारे जो थे ये जो स्वराज का कंसेप्ट था हमारा उससे इक्वली इंस्पायर्ड भी नहीं थे। तो वही बात जो गांधी जी ने कही थी कहीं ना कहीं कि सत्याग्रह इसको प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से ही मूवमेंट जो था इतना बड़ा और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ऐसी ही एक कम्युनिटी थी हमारी दलित्स की, जिनको कांग्रेस ने बहुत ही लंबे अरसे के लिए इग्नोर किया था अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि कांग्रेस जो थी वो ऑफेंड नहीं करना चाहती थी सनातनीज को। सनातनीज कौन थे? हायर क्लास हिंदूज थे। तो अगर दलित्स को कांग्रेस इंक्लूड करती तो वो लोग नाराज हो जाते। लेकिन गांधी जी ने इस बात में अपनी क्लियरली अपना जो था पर्सपेक्टिव रख दिया था सामने कि अगर हमने अनटचेबिलिटीज को जो था बॉयकॉट नहीं किया और दलित्स को इक्वल स्टेटस नहीं दिया तो भूल जाओ कि अगले 100 साल तक भी तुम्हें आज़ादी मिलने वाली है। तो इसीलिए और दलित्स के स्टेटस को सोसाइटी में सुधारने के लिए उन्होंने दलित्स को कहा हरिजन, मतलब भगवान के बच्चे। लेकिन गांधी जी के इतने ज़्यादा सपोर्ट होने के बावजूद भी जो था गांधी जी कई बार दलित लीडर्स जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनके साथ गांधी जी का क्लैश हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ जो गांधी जी का क्लैश हुआ था वो हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट के इशू के ऊपर। अब जैसे हिंदू मुस्लिम और सिख के लिए ब्रिटिशर्स ने अलग अलग इलेक्टोरेट बना दिया था, वोटिंग सिस्टम बना दिया था, वैसे ही वो दलित्स के लिए भी बना रहे थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। सो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो इसके हित में थे, तो इसलिए उन्होंने दलित्स को इकट्ठा किया और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई अपनी इस डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी जी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे दलित्स को। उल्टा गांधी जी ने तो सत्याग्रह भी लॉन्च किया था दलित्स को स्पेशली एंट्री दिलवाने के लिए टेम्पल्स के अंदर और उनके सोशल स्टेटस को एनहेंस करने के लिए। लेकिन ये सारी कोशिशें इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल रही नहीं गांधी जी की। दूसरी एक और जो कम्युनिटी थी वो थी मुस्लिम कम्युनिटी। अब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ जो थी कांग्रेस का अगेन इशू चल रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद से कांग्रेस के अंदर वो लोग एलियनेटेड फील करते थे, लेफ्ट आउट फील करते थे, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो ज़्यादा इंक्लाइंड थी हिंदू महासभा की तरफ। अब हिंदू महासभा जो थी वो कभी भी मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन और कांग्रेस के साथ उनकी क्लोजनेस से खुश थे नहीं। तो ये जो गलतफहमियाँ और ये जो मतलब टेंशन्स थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, इसने राइट्स का रूप ले लिया। और ये राइट्स के अंदर कितना नुकसान हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको। और इन्हीं राइट्स ने दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का जो गैप था उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था। सो जब दोबारा से मूवमेंट जो था रिलॉन्च किया गया था गांधी जी द्वारा, तो अब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक दूसरे के ऊपर शक पैदा हो चुका था, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा था एक दूसरे के ऊपर। तो ऑब्वियसली मोमेंटम जो था मूवमेंट का खोना वो जायज़ सी बात थी इसके अंदर। जब कम्युनिटीज़ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करना चाहते तो मूवमेंट कहाँ से चलेगा? तो इसके बाद ये तो रही चलो लिमिटेशंस की बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई भी हम बहुत बड़ा नेशनल स्ट्रगल जो है लॉन्च करते हैं या नेशनलिज्म को जब भी स्प्रेड करना होता है, तो सबसे ज़रूरी जो उसके अंदर एक चीज़ आती है वो ये है कि लोगों को यकीन होना चाहिए, लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि वो लोग एक ही देश का हिस्सा हैं, आपस में भाई-बहन हैं, भाईचारा होना चाहिए उन लोगों के अंदर। लेकिन ये फीलिंग जो है लाई कैसे जाए? इंडिया के अंदर बात करें तो लाई कैसे गई ये फीलिंग लोगों के बीच में? सो इसका जवाब है कि जो फीलिंग थी, ये जो सेंस थी, वो लाई गई थी पास्ट के एक्सपीरियंस से और ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल हमारे रहे थे, इनकी मदद से। कैसे? कि ना 20th सेंचुरी के अंदर इंडिया की जो आइडेंटिटी थी, वो पूरी की पूरी एसोसिएट हो चुकी थी भारत माता की तस्वीर के साथ। जी, अभी भी हमारे यहाँ पे भारत माता बहुत ज़्यादा पूजनीय एक इमेज है, राइट? बहुत ज़्यादा पूजा जाता है उन्हें। तो इनकी जो पहली इमेज थी, वो प्रोड्यूस की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही थे जिन्होंने 1870s के अंदर हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था। इसके साथ-साथ जो हमारे नेशनल एंथम के राइटर थे रवींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। वो बंगाल और पूरे इंडिया का टूर करना शुरू कर दिया उन्होंने और वहाँ से जगह-जगह जाके राइम्स, सॉन्ग्स, पोएम्स, पुरानी स्टोरीज़ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें
दोबारा से पब्लिश करना शुरू कर दिया, ताकि जो फोक कभी खो चुका था उसका रिवाइवल हो सके। और इसी बीच तमिल फोकलोर जो एक रिवाइव हुआ था, जिसको कहा गया फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सो ये जो पूरा का पूरा रिवाइवल था, इसने बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी थी। किस तरह से हेल्प करी थी इसने, कि रीइंटरप्रिटेशन जब भी हमारी हिस्ट्री हो रही थी और हिस्टोरिकल ग्लोरीज जब भी रीइंटरप्रेट होती हैं, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है लोगों के अंदर कि अगर हमने पास्ट में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं और हमारी यूनिटी थी इतनी, तो अब भी हम ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये लोगों को यूनाइट करने के एफर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थे, क्योंकि जितनी भी पास्ट और जितनी भी इमेजेस जो थी निकाली गई थी या रीइंटरप्रेट करी जा रही थी, वो सारी की सारी रिलेटेड थी हिंदूज से, और ऑब्वियसली बाकी कम्युनिटीज़ जो थी अब लेफ्ट आउट फील करना शुरू कर चुकी थी। सो दैट इज़ इट गाइज, यहाँ पे हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने तक ही सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस को कमेंट करें और रिवाइज करते रहें।